लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी हसिया बहारा खिड़ पैया नच नच के बजे हाय हाय जदों होली जई नन्ना मेरा नाम हाय हाय जदों होली जई नन्ना मेरा नाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। मीर टाकीज़ में आज हमारे मेहमान हैं नईम वज़ीर साहब। नईम वज़ीर साहब का मैं तारफ़ मीर टाकीज़ पे करवा चुका हूँ कि कामयाब मीडिया मैन हैं और बख्शी वज़ीर साहब की जोड़ी में वज़ीर साहब के फ़र्जंदे अर्जमन। ये पूछना चाहूँगा कि पहले तो बख्शी वज़ीर साहब की जोड़ी के हाईलाइट जो नगमात हैं वो ज़रा मीर टाकी पे बयान कर दें, चीदा चीदा कौन कौन से गाने इस जोड़ी ने तख्लीक की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे लिए बड़ा एक लिस्ट है प्राउड की कि बड़े अच्छे गाने तख्लीक किए, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है जदों होली जिलाना मेरा नाम है था मर जानी, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, अख लड़ी बदो बदी, वाह वाह वाह, जान वाले आ तेनू मैं सुना ना सकी दिल वाली गल वे, हाय हाय हाय, पट्टी पिक्चर, मिलेगा जुल्म दा बदला, ओ हो और अनैसन भट्टी साहब मिलेगा जुल्म दा बदला, जी वाह। और अलावा जी माही हसिया बहारा खिड़ पईयां, ओए होए 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 होए, ये अपना नहीं भाई, ऐसा गाना है सब कॉन्टिनेंट में, इसकी मैं ये शर्तिया अपनी तरफ से ये लगा सकता हूँ कि ऐसा अस्थाई अंतरा पंजाबी का ऐसा मेलोडियस। और मैंने ये पीटीवी में मुझे वज़ीर साहब मिले थे और मैंने उन्हें हाथ बांध के उनके हाथ चूमे और दाद दी कि ये ऐसा एक एक्सप्रेशन उन्होंने बनाया था, वो ऐसी खुशी जिसमें आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज़ आगे जी जान कट लई है बेईमाना में जान वाली गल। अफशा मैडम के जितने हिट सॉन्ग हैं उनमें ऑलमोस्ट सारे गाने उनके हैं। वाह वाह। और इसके अलावा उनका रांझन यार वे मैं तेरे रंग रंगी, नाज बेगम का पहला पंजाबी गाना, बहुत वो उन्होंने वो किया। फिर इसके अलावा बहुत उनका इस जग दी जदों तक कहानी रहे, प्यार मेरा तेरी जिंदगानी रहे, वो बहुत जबरदस्त बेशुमार गाने हैं जो। और उनके नईम भाई, उनके गाने जो हैं, पहले मैं ये चाहूँगा कि ये जोड़ी एक्सप्लेन कर दें कि वज़ीर साहब जी और बख्शी साहब का आपस में बॉन्ड क्या था। सर थैंक यू वेरी मच। ये मैं आजकल बहुत से प्रोग्राम्स में जब भी बख्शी वज़ीर का जिक्र आता है तो हमारे वालिद साहब की, वज़ीर साहब की तस्वीर को दिखाया जाता है। मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, और आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट के साथ बैठ के और इस प्रोग्राम में बैठ के मुझे ये मौका मिला है, और ये हमारी पूरी फैमिली ये चाहती है कि ये बख्शी साहब को भी जिक्र किया जाए, क्योंकि बख्शी साहब और वज़ीर साहब ये दो ऐसे साथी थे जो भाइयों से ज़्यादा और दोस्तों से ज़्यादा, और ऐसी सोल्स थी कि ये एक सोल और दो इंसान थे। वाह। बख्शी साहब रिश्ते में मेरे वालिद साहब की सगी मामूजाद बहन के मियाँ थे। अच्छा। और बचपन के दोस्त भी थे। बेसिकली ये एक स्टोरी है कि मेरे वालिद साहब के एक दोस्त, कज़न दोस्त थे जो बख्शी साहब के ब्रदर इन लॉ थे। उनकी मिसिस के भाई थे मंजूर हुसैन चिश्ती साहब। वो एक्साइज ATO एक्साइज रहे हैं और अल्लाह बख्शे, वो बचपन में गाना चाहते थे। तो बख्शी साहब की और उनकी दोस्ती थी, और वो दोनों स्कूल में नाते गाया करते थे, पढ़ा करते थे सॉरी, और मेरे वालिद साहब उनकी नातों की ट्यून बना के दिया करते थे। तो ये तीन दोस्तों का एक ट्राइका था। मंजूर चिश्ती साहब ने आफ्टर एजुकेशन उनको एक्साइज में जॉब मिल गई तो वहाँ चले गए। अब बख्शी साहब चूँकि उनके साथ मिलकर म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहते थे। माई फादर स्टार्टेड हिज कैरियर एज एन क्लासिकल सिंगर, सारंगी सीखी। और आपके दादा जी, वो उनका भी तारफ़ करवाएं। जी हमारे जो छोटे दादा थे मेरे वालिद साहब के चचा, वो थे उस्ताद छोटे आशिक अली ख़ान। वाह। आशिक अली ख़ान एक बहुत बड़ा नाम हुआ है जो पटियाला घराना के फॉर फादर्स में हैं। तो उनके बाद जो छोटे आशिक अली का टाइटल मिला वो मेरे दादा को मिला।
और वो क्लासिकल सिंगर थे जो रेडियो पाकिस्तान पे। तो घराना आपका जो है पटियाला घराना बनता है? जी, हम पटियाला घराना से ही हमारा वो है लिंक है, क्योंकि हमने उन्हीं के शागिर्दों में आते हैं। पटियाला घराना जो है वो सब कॉन्टिनेंट का, मैं समझता हूँ कि ये एक अगर सोलर सिस्टम हो तो पटियाला घराना बड़ा अहम घराना है जी, बहुत अल्लाह। और उसमें ऐसे ऐसे असातिज़ा हुए हैं जिन्होंने इस क्लासिकी मौसीकी को, राग और ख्याल गायकी और फिर आगे जो शाखें निकलती हैं, उसका बड़ा एक जद्दे अमजद घराना है जी। वो उसकी एक खूबसूरत, मैं आपको मिसाल ये भी दूं कि जब मेरे वाले साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में चोरी का पहलू शुरू हुआ कि इंडियन गानों को कॉपी करना शुरू किया, तो मेरे वाले साहब ने उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को क्विट कर दिया। अच्छा। अब चूँकि करना म्यूज़िक ही था तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने अपने पटियाला घराना से मोहब्बत के तहत और अपने इल्म को यूज़ करते हुए उन्होंने उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद अमजद अमानत अली, उस्ताद हामिद अली ख़ान और उस्ताद असद अमानत अली ख़ान साहब के साथ उन्होंने बाजे पे, हारमोनियम पे संगत करना शुरू की। वाह। और वो संगत उन्होंने पूरी दुनिया में उनके साथ की और इस वजह से हम बहुत करीब रहे हैं पटियाला घराना के साथ। असद अमानत अली, हामिद अली ख़ान साहब, अमजद अमानत अली साहब और उस्ताद बड़े फ़तेह अली ख़ान साहब, इन सब से हमारा बड़ा लिंक रहा है। तो वो अबू उनसे बहुत प्यार करते थे और उनके साथ संगत किया करते थे। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि वो ट्रैक पे आपको रखूँ कि बख्शी साहब का जो की साज क्या था जी जी। और वजीर साहब का की साज क्या था, उन्हें बेसिकली महारत क्या थी और फिर ये कैसे जोड़ी बनी? जी, मैं आपको क्लासिकल सीख के आए थे, गवैये थे, सारंगी नवाज थे। वो म्यूज़िक इस तरह करना उनको चाहा कि वो एक दिन मुझे बता रहे थे कि मैं उस वक्त रेडियो पे। नहीं भाई, ये मीर टाकिस पे लोगों को बताएं कि सारंगी जो साज है वो कोई वो साज नहीं है कि जो 6 महीने ला के आ जाता है। सारंगी के लिए एक उम्र चाहिए, उम्र खिज्र चाहिए। फिर जाके वो एक लतीफ़ा भी मशहूर है ना कि एक बंदे को फांसी लगने लगी तो उन्होंने कहा तेरी आखिरी ख्वाहिश की है, उन्होंने कहा मैंने सारंगी सीखनी है। यानी ना आवेगी तो ना फांसी लगा। जी, ये 2 साज बड़े मुश्किल हैं जी ऑर्गेनिक में, एक सितार और एक सारंगी। ये दोनों साज सीखने के लिए बहुत मेहनत चाहिए और बहुत टाइम चाहिए। वजीर साहब सारंगी सीख के आए जी। बेसिकली मेरे जो अपने दादा गुलाम मोहम्मद साहब थे वो बहुत बड़े सारंगी नवाज थे। वाह। और ही वाज बेसिकली म्यूज़िक रिसर्चर। उनको जहाँ भी रिसर्च में कोई चीज़ मिलती थी तो वो पाकिस्तान के उस हिस्से में जाते थे और वो उस चीज़ को हासिल करके लाते थे। वाह। और तान में उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट की कि तान को किस किस अंदाज से किया जा सकता है। तो सारंगी उन्होंने वज़ीर साहब यानी मेरे वालिद साहब को सारंगी उन्होंने सिखाई। उन्होंने अपना जो म्यूज़िक का आगाज़ किया वो सारंगी से किया। दादा चूँकि म्यूज़िक रिसर्चर थे, वो रिसर्च के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ सूबों में जाया करते थे। तो वो आए और उनकी तबीयत ख़राब थी। तो वालिद साहब चूँकि एक मिडिल क्लास फैमिली थी, तो उस वक्त एक वो स्टाइल होता था कि चारपाई के ऊपर चारपाई लगी होती थी। छोटे घर होते थे, दो चारपाइयाँ जोड़ के फैमिली रहा करते। तो दादा वहाँ नॉर्मली होता ये था कि जो ख़वातीन होती थी वो नीचे वाली चारपाई पे सोती थी और जो मर्द होता था वो ऊपर वाली चारपाई पे सोता था। कोई एहतरामन कोई थोड़ा सा वो एक रखा जाता था। तो दादा ऊपर वाली चारपाई पे लेटे थे, तो अबू उनके पाँव में बैठ के सारंगी का सबक सुना रहे थे। तो और दादा सुन रहे थे, नींद में थे। एकदम से एक नोट कोई उनसे गलत लगा सारंगी में, तो दादा ने वहीं से उनको मारा, मतलब टांग मार दी। कोई की कर रहे हैं? वो ऊपर से 2 चारपाइयों के ऊपर से आके ज़मीन पे गिरे और गिरे इस तरह के, पहले सारंगी आई नीचे, ऊपर वो आए और वो सारंगी की आपको पता है वो किलियाँ होती हैं जिससे ट्यून करते हैं, वो किली इधर चली गई। अब दादा देख नहीं रहे थे तो उन्होंने कहा सुना क्यों नहीं रहा? वो वापस उन्होंने वो किली निकाली, दोबारा ऊपर चढ़ के वो पीस सुनाया और दादा ने कहा कि सुनाई जानो 10 बारी कर। उन्होंने 10 दफ़ा 50 दफ़ा वो पीस सुनाना शुरू किया। वो खून सर से निकलता हुआ जो था वो कमरे से बहता हुआ बाहर सेन तक गया जहाँ दादी बैठ के वो खाना पका रही थी। तो उन्होंने एकदम से देखा कि कमरे से खून आया, तो वो आके चिल्लाएंगे मेरे बेटे का खून को। तो दादा उठे और उन्होंने कहा यार तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो ये रियाजत की एक मिसाल जो उन्होंने सुनाई थी, ऐसी एग्जाम्पल जो है वो आप देखें, मैं ये रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये साज, ये डेडिकेशन ऐसी चाहिए होती है। शी वजीर साहब की जोड़ी जब वो मुतारफ हुई, हाँ जी, तो डेब्यू क्या था, कौन सी फिल्म थी, कौन से एक्टर थे स्क्रीन पे, उसके मतलब कुछ बताइए। सर फैशन फिल्म इनको दी शबाब करानवी साहब ने।
वाह। फैशन के नाम से एक फ़िल्म थी, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर आप आके म्यूज़िक दें। तो शुरू की 2-4 फिल्म्स थी जिनमें एक फ़ैशन भी आई। इन्होंने शबाब करानवी के साथ काम शुरू किया, बड़ी प्रोडक्शन थी। उनके साथ हमारे बहुत सीनियर मौसीकार अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, वाह, लाजवाल आदमी, वो उन्होंने काम किया कर रहे थे उस वक़्त। तो इन्होंने भी एक फ़िल्म की। उसके बाद शुरू की 2-3 फिल्म्स में वो उस तरह का वो नहीं बन सका, क्योंकि बहुत बड़े लोग थे। मुझे एक बड़ा मशहूर वाक़या अबू सुनाया करते थे, कहते हैं हम लोग डिसहार्ड हो गए कि हमारा फिल्म म्यूज़िक हिट नहीं हो रहा था। तो अल्लाह गरीक रहमत करे, ए हमीद साहब, मौसीकार ए हमीद साहब आ रहे थे। तो उन्होंने देखा, तो स्टूडियो में अबू कहते हैं कि मैं खड़ा था, तो मुझे आके उन्होंने कहा कि की गल है। वो कहते थे बल्लिया, उनका एक तकिया कलाम था ए हमीद साहब। अच्छा। तो कहते हैं वो बल्लिया की है। तो अबू कहते हैं मैं क्या पाजी मैं बहुत परेशान हो गया, कोई काम नहीं है, बड़ी परेशानी है, वो कोई म्यूज़िक भी हिट नहीं हो रहा साडा, तो समझ नहीं आ रही की करिए। तो कह रहे मुझे गले लगाया और कहा कि यार ताड़े लिए ना बड़ा मुश्किल सी, ताड़े अगे एडे एडे वड्डे किले दियां दीवारां खड़ियां ने कि उन्हां सुराख करना बहुत मुश्किल है। मास्टर नानायत साहब, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, ए हमीद साहब, अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, इन्होंने बड़े नाम ख्वाजा खुर्शीद अनवर, जी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब। उन्होंने कहा कि इन्हों चो मास्टर नायत साहब, उन्होंने कहा इन्हों चो सुराख करके लंघना बड़ा मुश्किल है, ताड़े लिए प्रॉब्लम है, लेकिन मैनू पता है बेटा, अगर रास्ता बनाएगा तो तू ही बनाएगा, तो लगा रहो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बस उनका सारा म्यूज़िक है, मैंने वो सारा म्यूज़िक बाय किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने जिस फिल्म का म्यूज़िक दिया है, इवन उसमें कुछ प्राइवेट भी है म्यूज़िक जो रिलीज़ नहीं हो सका, जिस एलपी जिस म्यूज़िक का बना है वो सारा म्यूज़िक, यानी वो राइट्स आपके पास हैं? जी राइट्स तो EMI के पास हैं हमारे, मैंने अपने वो कलेक्शन में रखा हुआ है क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक जी चाहत के खिलाफ हुई है वो EMI ने की थी कि तुसी की थी? नहीं सर, हमने नहीं की, असी तो बिल्कुल नहीं की, क्योंकि उसकी वजह है कि सानू तो साडा एक गाना है जिन्हों आवाम दे वो दोबारा आया है और अज जो 2-3 साल के बच्चे ने उन्होंने भी पता लग गया कि अखलड़ी बदोबदी को गाना है। लेकिन देखें, पता क्या, चाहत को भी गाने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन उसको चाहत को जो बड़ी देर से वो UK इंग्लैंड में बेस हैं, वो सिंगर तो नहीं है, लेकिन जो भी है चाहत इंसान तो है ना जी। तो वो अगर वो गाना चाहता है तो उसके कॉपीराइट्स हैं भाई, मुझे और चाहत आपको सबको, उसमें ये है कि भाई वो जिनकी प्रॉपर्टी है उससे खरीदे। खैर चाहत इसमें हमने डिस्कस नहीं करना, या कम से कम नाम ज़रूर दें आप, जिस बंदे के कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसका क्रेडिट तो दें ना कि इसका ये ताहिर भाई आपको याद होगा 90s के दौर में जब नए सिंगर्स आए थे जी, जिनमें बहुत से बड़े, अब बहुत बड़े नाम बन चुके हैं, सीनियर हो चुके हैं, ये उन्होंने ट्रेंड पैदा किया था कि ना तो वो शायर का नाम देते थे ना वो मौसीकार का नाम देते थे, वो सिर्फ ये कहते थे कि फ़लाँ बंदे की एल्बम आई है और ये सारा कुछ इसी ने किया। जबकि मैं गवाह हूँ, बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो आज माशाल्लाह हमारे लेजेंड सिंगर हैं, उनके एल्बम लिखे उन लोगों ने कि जिनको डॉलर दे के ये कहा गया कि पाइन तुसी मेरे को डॉलर ले लो लेकिन नाम मेरा आएगा, और वो गाने मेरे सामने लिखे गए। और इस अप्रोच पे ये बताइए कि ये जो बख्शी वजीर साहब की जोड़ी थी, इनसे मुतासर हुई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और वो गाने का बैकग्राउंड ज़रा शेयर कर दें। जी सर, ये गाना जो है मेरे वाले साहब का इंटरव्यू भी पड़ा है यूट्यूब पे। ये गाना एक प्रोड्यूसर ने जब फिल्म शुरू हुई अत खुदा दा वैर जी, तो एक घर लिया समनाबाद में। उस वक्त होता ये था कि क्रिएटिव लोगों को एक घर लेकर उसमें रख दिया जाता था, एक मुलाजिम दे दिया जाता था और साथ खाने पीने का पूरा इंतज़ाम होता था कि जो चाहिए, चाय चाहिए, सिगरेट चाहिए, पानी चाहिए, वो आपको सर्व करेगा और आप वहाँ बैठ के म्यूज़िक क्रिएट करें। अल्लाह बख्शे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम तनवीर नकवी साहब, वाह, मेरे वाले साहब, ताया जी बख्शी साहब, ये सब लोग उस घर में मौजूद थे। 10 दिन से ये लोग कुछ बनाना चाह रहे थे। अब मेरे वाले साहब ने ये ठान रखी थी कि ये जो सिचुएशन है ये बनेगी दरबारी में, वाह। अब वो 10 दिन से दरबारी राग को, क्योंकि वो क्लासिकल सिंगर भी थे, दरबारी राग के अलाप कर रहे हैं, उस राग के अंदर वो अपने उसी स्केल के अंदर, उसी राग के अंदर वो पूरा बजा रहे हैं, गा रहे हैं और कर रहे हैं कि चलो कुछ आमद आ जाए। अब तनवीर नकवी साहब चूँकि छोटी बात लिखने के आदी नहीं थे,
बड़े आदमी थे वो। और उससे पहले नईम भाई ये भी शेयर करें कि वो उर्दू के बहुत जय्यद और माने हुए और पॉपुलर उन्होंने काम किया था। और शायद पंजाबी उनका डेब्यू था। आप तस्वीर फरमाएं सर। मेरा तो देखें कद बहुत छोटा है, मैं इतनी बड़ी हस्ती के लिए बात करूं, मैं तो वो स्टोरी बयान कर रहा हूं जो मैंने अपने वाले साहब से सुनी और मैं आपको बता रहा हूं। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आज मीडिया पे बैठ के उन हस्तियों के नाम ले रहा हूँ, और ये मेरी तो जुबान इससे ही बड़ी मतलब मोतर फील कर रहा हूँ मैं कि मैं आज उनका नाम ले रहा हूँ। तो उन्होंने एक 10 दिन के बाद, अब सर दर्द हो रहा था तनवीर नकवी साहब का, उन्होंने सर बांधा हुआ था और रात के किसी पहर में अब वो कह रहे मैं बैठा हुआ हूँ हारमोनियम पे और मैं यूं करके बैठा हुआ हूँ और वो दरबारी रची हुई है 10 दिन से। तो मुझे कहते हैं कि अब उनका तकिया कलाम ये था पाजी तनवीर नकवी साहब का। अच्छा। तो क्योंकि बड़े लोग थे, इज़्ज़तदार लोग थे, इज़्ज़त से लोगों को, छोटे बड़े को इज़्ज़त से बुलाते। तो मेरे अब्बू को उन्होंने कहा, कहते हैं कि पाजी, और बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे अकॉर्डिंग टू माय फादर। उन्होंने कहा कि बड़े प्यार से उन्होंने कहा पाजी। तो कह रहे मैंने एकदम से चौंका, मैं कहा जी 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 जी। जदों होली जी लैना मेरा नाम मैं था मर जानी। हाय 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 हाय। तो कह रहे मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार कोई चीज़ आए तो मैं शुरू करूँ। तो कह रहे जब ये आया तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये 10 दिन भी बहुत ही कम है, इतनी अच्छी क्रिएशन जो उन्होंने मुझे दी है। कह रहे मैंने कहा वाह 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 बहुत आला है। कहते हम शुरू हो गए। अब चूँकि बख्शी साहब का जो महारत थी रिदम था, बख्शी साहब का रिदम पे बहुत महारत थी और करैक्टर बहुत अच्छे थे, वो करेक्शंस बड़ी अच्छी करवाते थे। ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। माई फादर वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज अ म्यूजिक मैन, द रियल आर्टिस्ट। वाह वाह। वो मुझे बताते हैं बाज़ दफ़ा यहीं से एक बात चली कि वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा हम गाना करके आके घर आ जाते थे तो बख्शी साहब निकाल के पैसे देते थे। तो मैं कहता वो अच्छा पैसे ले सी। अच्छा। कह रहे मुझे ये भी याद नहीं होता था कि पैसे लेने में काम करके उसी खुशी में आ जाता है। अच्छा, वो उधर आए कि गाने पे उन्होंने वो स्टाई दी, उन्होंने बनाई। कह रहे जब मैंने बनाई तो वो हम बड़े खुश हुए। कहते उनको भी बड़ा पसंद आई तनवीर नकवी साहब को, उनका फिर दिल लगा, उन्होंने आगे अंतरे लिखे। कहते वो जब फिर हम बना के लाए तो फिर एक लाजवाल शाहकार बना। और 10 दिन की 10 रातों के जगराते हैं इसके अंदर। वो क्या एक शेर है जो आप कहते हैं रातां दा जगांदा की हुंदा। हाँ, वो एक दान दईए जे लखां जगरातियां दा। जी जी जी। हाँ, वो जदों होली चई लैना मेरा नाम मैं, जदों होली चई लैना मेरा नाम मैं। अच्छा, ये बताएं कि दरबारी राग जो है वो इस खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में और क्लासिकी मौसीकी ख्याल गायकी में ये एक अहम राग है और बड़ी ये मेलोडी है। और अगर मैंने जो पढ़ा है और सुना है, ये देवताओं की तौसीफ और मदह सराई के लिए ये राग। और जब शेखू जहांगीर, शहजादा जहांगीर पैदा हुए तो तानसेन ने इसको उससे मासूम किया। कानड़ा पहले से कहा जाता था। तो फिर ये दरबारी राग से ये यानी मुग़ल आज़म अकबर बादशाह के साथ ये रवायत से ये जुड़ता है। तो इसमें जो स्पेशल जो अस्थाई और तक टेक्निक है आने की, और फिर अंतरे का लिंक जो है, इसको भी ज़रा टेक्निकली नहीं थोड़ा सादा लफ्ज़ों में बयान करें प्लीज़। देखिए जी, राग दरबारी की जो शनाख्त है ना, जो मैं समझता हूँ, मैं असाज़ा से माफ़ी के साथ, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रैक्टिकल उतना मैं नहीं करता, तो जो मुझे जो थोड़ा इल्म है म्यूजिक के घराने के हैं और एमए भी कीता है ना, सही बताएंगे। थैंक यू। देवत और गंडार को इसमें जो इसके नीचे के सुर है ना जी, वो दरबारी राग को बड़ा शनाख्त में साबित होता है। जैसे इस गाने के अंदर है हाय हाय जदों होली जी लैना। अब वो हाय हाय इन्होंने क्रिएट की थी वो राग को बताने के लिए, उसकी शक्ल को वाज़े करने के लिए कि ये लिखी हुई चीज़ नहीं थी हाय हाय जदों होली जी लैना। वो तो लिखा तो ये था कि जदों होली जी लैना मेरा नाम मैं था मर जानी हूँ। तो इन्होंने उसमें हाय हाय ऐड करके उसका प्रॉपर उस सुर का, और जो काम करने वाले वो बताते हैं कि ये शुरू ही ऐसी जगह से किया गया उस राग के कि वो एकदम से असर करता है। और इसके बाद दरबारी में ये है कि जिसने भी गाया ये सुपर हिट हुआ। उसमें बहुत से हमारे अभी आज पिछले दिनों एक बच्ची ने भी गाया झूम झूम, तो
तो वो उसका भी हिट हो गया। वो उसने नौशाद साहब ने भी बड़ा इसमें काम किया। बड़े लोग, है जी? बड़े लोग और भी ये राग जो है बड़ा कमांडिंग और बड़ा वो राग है जो बख्शी वजीर साहब का सर बहुत सारे रागों में उन्होंने काम किया है। और ये जोड़ी जिस तरह नईम भाई बता रहे हैं, एक रिदमिस्ट वो कमाल के और मैनेजमेंट, दूसरे जो है सारंगी सीख के और वो दूसरे क्लासिकल गाना सीख के, ये एक मैं समझता हूँ कि आइडियल जोड़ी रही। तो मैंने उनसे पूछा एक दफ़ा अपने वाले साहब से, मैंने कहा जी आपने क्लासिकल सीखा, आपने सारंगी सीखी, आपने गाना गा लिया, आपने सारंगी बजाना सीख लिया, अब मुझे एक बात बताएं, अरेंजमेंट आपने कहाँ से सीखी? वाह, यह हम बात, क्योंकि वो ये कहते थे कि बेटा जो मौसीकार अरेंज नहीं कर सकता वो म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है, ही इज़ जस्ट द ट्यूनर। बहुत। और जो अरेंजर नहीं है उसका काम बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक मुसव्विर एक पेंटिंग को स्केच बना के किसी और को दे दे और पेंट वो करे उसके अंदर, वो कभी भी अच्छी नहीं लग सकती, बिकॉज जो पेंट करने वाला है वो उसका ज़हन हो रहा है और जिसने स्केच बनाया उसका ज़हन हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा जी आपको कैसे अरेंजमेंट आई? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि पुलिस क्लब के अंदर, ये जो पुलिस लाइन है पाकिस्तान में बीबिया पार्क के सामने, जी कह रहे वहाँ पे अंग्रेज़ एक इंस्ट्रक्टर हुआ करता था उस वक्त, जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। तो कहते मुझे समझ आई कि यार मैं ट्यून तो मैं बना लूँगा और मैं बना रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर जो म्यूज़िक आएगा वो कैसे आएगा, और अगर मुझे इंग्लिश म्यूज़िक करना पड़ा तो वो मैं कैसे लाऊंगा? क्लासिकल म्यूज़िक तो मैं जानता हूँ, राग तो मुझे आते हैं। तो कह रहे मैं रात को किराए पे साइकिल लेकर आता था, उसको घर में रखता था, और सुबह 6 बजे वो ट्रेनिंग शुरू होती थी वहाँ पे। पुलिस इंस्ट्रक्टर जो है वो लिखवाता था म्यूज़िक और पुलिस बैंड वहाँ बजाया करता था। कह रहे मैं जाके वहाँ बैठ जाता था, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, मैं रोज़ जाके उनको सुनता था। एक दिन उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे नोटिस किया और उसने बुलाया कि व्हाई यू आर हेयर, वी आर ऑन द जॉब एंड व्हाट यू आर डूइंग, आई एम वॉचिंग यू सिंस लास्ट सो मैनी डेज। तो कह रहे मैंने उसको कहा कि आई एम आल्सो म्यूजिशियन, आई वर्क फॉर म्यूज़िक। उसने कहा अच्छा व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक यू आर डूइंग? और उन्होंने कहा कि मैं आई एम अ क्लासिकल म्यूज़िक मैन। तो उसने कहा बट दिस इज द इंग्लिश म्यूज़िक, आई वांट टू लर्न द इंग्लिश म्यूज़िक एंड आई जस्ट वांट टू मेक द कंपैरिजन कि जो हम करते हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है। तो वो गोरे को बात अच्छी लगी। उसने कहा अच्छा तुम आओ मेरे साथ बैठो। कह रहे मैं उसके साथ बैठा, उसने जो म्यूज़िक बनाया उसने मुझे कहा कि तुम्हारे म्यूज़िक में इसको क्या कहते हैं? कहते मैंने उसको बता दिया कि जो भी राग था, बैरवी थी, मालकोंस था, जो भी था, मैंने कहा ये कहते हैं। गोरे ने अपना बताया कि मेरी ज़ुबान में इसको ये कहते हैं। कह रहा मैंने कहा ओके। कहते एक दिन ये आ गया कि फिर वो गोरा मुझे सुबह पेंसिल और वो लेके चार्ट बैठ जाता था, नोटेशन पेपर, और मुझे कहता था तुम म्यूज़िक बनाओ और मैं करता हूँ। सही। अब वो इंग्लिश में बोलता था, मैं उसको वो अपने राग में बुला के, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कौन सा राग, इसका कौन सी शक्ल है, मेरी शक्ल का नाम इसमें क्या है, उसकी शक्ल का नाम मेरे में क्या है। तो वो मुझे कहता था कि हाँ भैरवी, तो कह रहे मैं भैरवी के अंदर बनाता था, उसका जो बनता था वो बनता था। तो कहते उसके साथ मिलके मैंने वो सारी प्रैक्टिस की। तो जब मैंने ये कर ली तो मुझे ड्रम का भी पता चल गया, मुझे गिटार का भी पता चल गया। एक होता है साज का बाज, आप समझते हैं जी, स्टाइल, बाज स्टाइल, उसका जो पीस बनना होता है वो उसके स्टाइल के अंदर बनना होता है। तो उन्होंने फिर हर साज का बाज जो था, चाहे वो अंग्रेज़ी साज है, चाहे वो देसी साज है, ऑर्गेनिक है या इंग्लिश है, कोई भी है, उसका पूरा बाज सीखा और उसके साथ उन्होंने काम किया। दैट्स वाई कि उनके। अच्छा नहीं भाई, बताइए कि ये जो जैसे सारंगी है वो ईस्ट का, हमारे इस खित्ते का शुद्ध साज है जी। और इसमें जो फिल्म का म्यूजिक हुआ है उसमें वायलिन भी है, गिटार भी है, कांगो भी है और परकशन के बहुत सारे साज हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो मिली हैं, यानी ईस्ट और वेस्ट का जो मिलाप हुआ है, और फिर दादा साहब फाल्के जो यहाँ सब कॉन्टिनेंट में फिल्म के वो हैं बानी हैं, वो सारी जो है बाज़ फिल्मों में शुद्ध राग भी बजे होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सब्जेक्ट। ज़्यादा काम तो ईस्ट और वेस्ट का मिला के ही हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि बख्शी वजीर साहब के अपने फेवरेट मौसीकार, म्यूजिक डायरेक्टर सब कॉन्टिनेंट में दोनों तरफ कौन से थे, किन का जिक्र किया करते थे? सर उनको जो बहुत पसंद थे ना वो थे सलील चौधरी साहब। अरे वो ये कहते थे कि अगर मुझे ज़िंदगी में किसी का शागिर्द होने का मौका मिलता तो मैं इनका शागिर्द हो जाता। वाह वाह वाह, बंगाली थे सलील चौधरी। और एक दो गाने उनके रेफरेंस के तौर पे बता दें
कि ये गाने उनके आज कोई नहीं अपना, आज कोई नहीं अपना। और फिर वो थी मधुमती के सलील चौधरी साहब, सुहाना सफ़र और मौसम हसी, उनको वो बहुत पसंद थे। और उनका मेरी कुछ अर्सा पहले बात हुई थी कनाडा में शंकर जैगिशन साहब की बेटी के साथ। अच्छा। तो मैंने उसके साथ कुछ बॉबी का, अल्लाह बख्शे मेरा छोटा भाई बॉबी जो म्यूज़िक डायरेक्टर था, हाँ। और हमारे वालिद के फ़न का वारिस था, उसका कुछ काम मैंने उनके साथ शेयर किया। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरी बॉबी से बात करवाओ। तो मैंने बात करवाई तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लिटिल शंकर जैगिशन का खिताब देना चाहती हूँ कि तुम्हारी वायलिन अरेंजमेंट्स और तुम्हारा जो काम करने का तरीका है, मुझे इसमें अपना बाप नज़र आया कि इतना ओरिजिनल काम करते हो। तो बॉबी को चूँकि उन्होंने ट्रेन किया था, तो वो कहते थे कि अपना काम जो है उसके अंदर एक टन टन भी है ना, अगर गाने के अंदर, तो वो मौसीकार की अपनी क्रिएट की हुई हो। वाह 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 वाह। आपने अभी जो बात की कि इंस्ट्रूमेंट्स को इंग्लिश और पंजाब को मिक्स करके, देसी को, ऑर्गेनिक को और उसको मिक्स करके काम किया था, वो काम ज़रूर किया है। बट माय फादर की जो एक उनकी जो खासियत है सर जी, पंजाबी म्यूज़िक जो है ना, इसमें दो तरह का म्यूज़िक है जी। हर बंदे ने कोशिश की है कि पंजाबी म्यूज़िक फोक के साथ रिलेट किया जाए, किसी ना किसी फोक से उठाया गया है। मेरे वालिद साहब पे एक रिसर्च हुई और बख्शी वज़ीर पे जो रिसर्च हुई उसमें ये साबित हुआ कि इन्होंने जितना काम किया जी, वो सारा शुद्ध राग में किया। वाह। पंजाबी फिल्म के म्यूज़िक में अगर किसी ने एक गाना एक ही राग के अंदर पूरा बनाया तो वो बख्शी वज़ीर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये बताएं, देखें कि क्या बड़ी बात ये है कि मुझे आज पता चला है कि बख्शी वज़ीर साहब के फेवरेट सलील चौधरी थे। अच्छा, मेरे दोनों ही फेवरेट है, सलील चौधरी साहब भी और बख्शी वज़ीर साहब भी। एक सेकंड जो है सलील चौधरी साहब का बरामद नहीं किया जा सकता बख्शी वज़ीर साहब के म्यूज़िक में। ये बड़ी बात होती है कि वो कह रहे हैं, उनको सुनते भी हैं, उनसे मुतासर भी हैं, तो एक चीज़ उनसे मुस्तार नहीं की। अच्छा, इसमें सॉरी मैं आपकी बात कर, इसमें वो ये कहते थे कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इंस्पायरेशन और एक होती कॉपी। कॉपी ये होती है कि आप उसकी चीज़ की पैरल बना लेते हैं, वैसी ही चीज़ बना लेते हैं। लेकिन इंस्पायरेशन ये होती है कि आप एक चीज़ क्रिएट करते हैं जो उसी शेल्फ में रखने के काबिल हो। वाह। कि देखने वाला कहे कि यार जहाँ ये पड़ी हुई है ना, ये भी इसी शेल्फ में रखने की है, लेकिन दोनों को आपस में मिलती नहीं है। वाह। लेकिन दोनों का लेवल वो है, स्टैंडर्ड वो है, दोनों की ग्रामेज वो है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो बख्शी वज़ीर साहब ने वैसे तो सब सिंगर से गवाया, लेकिन मलका तरन्नुम नूर जहाँ से जो उनका काम है वो कहीं लोगों के दिलों में तो है, जैसे अखलड़ी बदोबदी 50 साल बाद भी हम गा रहे हैं और सब गा रहे हैं, और रीडू करके भी वो 24 मिलियन तक जा रहा है और उससे भी आगे जाना था। मलका तरन्नुम नूर जहाँ के साथ जो बॉन्ड था, उसकी कोई ऐसी यूनिक बात बताएं जो अभी तक मीडिया में नहीं है सामने आई। मैडम जी के साथ उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और मैडम उनको ये कहती थी कि वज़ीर साहब, मुझे एक चीज़ की बड़ा दुख है कि जिस तरह आप गाना सुनाते हैं ना, मैं उस तरह डिलीवर नहीं कर पाती। वो ये कहते थे कि मेरा गाना सिंगर के मुंह में जाके 40% रह जाता है। जिन लोगों ने उनको गाते हुए सुना है, वो आज भी हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि जो भाजी दे मुँह है गाना लादा सी ना, जदों होली जी लैना मेरा ना, मैडम के मुँह भी वो मज़ा नहीं है। ये बिल्कुल, ये मैं तो इसलिए इस बात को फ़ौरन तस्लीम कर रहा हूँ कि जो ये बात है सही है, जो क्रिएटर होता है सुर में असल चीज़ उसी की, वो उसको जो दूसरा है, चाहे हालांकि मलका तरन्नुम नूर जहाँ के बारे में ये मशहूर था कि वो मौसीकार की जो अस्थाई अंतरा था उसे छाप देती थी और फ़ौरन ग्रैब करती थी, फ़ौरन रिसीव करती थी। अच्छा, अब इसी सवाल से एक सवाल और जन्म लेता है कि मुझे लोगों ने, दोस्तों ने, ये जो म्यूज़िक के, आपको पता 40 साल से पीछे मैं म्यूज़िक के लोगों में ही बैठ रहा हूँ, उन्होंने कहा मैडम का अगर कंपैरिजन किया जाए मेहदी हसन साहब के साथ, वो तर्ज लेने, अस्थाई अंतरा लेने में ज़्यादा देर लगाते थे मेहदी हसन साहब। मैडम नूर जहाँ फ़ौरन रिसीव कर लेती थी। इस बारे में आप क्या शेयर करेंगे? सर देखें, फ़र्क होता है। मैडम जो थी वो बाकायदा मुगन्नियाँ थी। मैडम का जो एक ट्रेनिंग थी वो फिल्म स्टार भी थी। उन्होंने जो भी गाया वो अपने हुस्न के साथ मैच करके गाया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैडम के गाने के अंदर एक्टिंग और एक्सप्रेशन जो है वो एक फिल्म स्टार का मिलता है आपको। वाह। मैडम जब फिल्म का गाना गाती थी तो पूछती थी कि ये किस पे पिक्चराइज होना है। तो आपको याद होगा कि मैडम जब गाया करती थी तो पर्दे बंद कर ली करती थी।
उस कमरे में आप देख नहीं सकते थे, जबकि नॉर्मली मौसीकार उस आई कांटेक्ट में होता था, लेकिन मैडम जब गाती थी तो वो बंद कर लेती थी और उस एक्सप्रेशन को लाती थी जो हीरोइन का होता था। तो मैडम का इसलिए एक पर्सोना ही अलग था। जब मेरा तजुर्बा हुआ मैडम के साथ काम करने का, जब मैंने तरन्नुम प्रोग्राम किया पीटीवी पे। अच्छा, उसमें आप जी मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर था जी। अच्छा, और उसके प्रोड्यूसर ख्वाजा नजमुल हसन? नहीं सर, फरूक बशीर साहब। फरूक बशीर साहब। ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने पहला किया था जो 80s में हुआ था। 80s में। तो ये जो 90s में हुआ ये मेरे उस्ताद जी फरूक बशीर साहब ने किया, तो आई वाज असिस्टेंट प्रोड्यूसर। उसमें मैंने, चूँकि मेरे लिए पहला तजुर्बा था मैडम नूर जहाँ जी को देखना, मैं उस वक्त स्टूडेंट था, MA भी कर रहा था, तो मैं सोचता था कि वाई मैडम। जब आप MA कर रहे थे जी जी, तो मैडम की रानाई कायम थी उसी तरह, प्यारी, खूबसूरत, खुशबूदार सर और सुरीली मैडम आखिरी दम तक मैडम नूर जहाँ थी जी। अरे वाह वाह वाह, उनमें दूसरी कोई पर्सनैलिटी आई नहीं। चौके छिक्के मार रहे हो नईम साहब। सर थैंक यू। मैं सर जब तरन्नुम प्रोग्राम में मुझे मैडम नूर जहाँ जी के साथ काम करने का मौका मिला जी, मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर था, मेरे उस्ताद जी फरूक बशीर साहब वो प्रोग्राम डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैडम जी के साथ टाइम मिला कि मैडम, और मेरे लिए ये एक बड़ी मतलब क्यूरियोसिटी थी कि मैडम नूर जहाँ में और बाकी लोगों में फ़र्क क्या है। फ़र्क क्या है? वाह। मैं बीइंग ए स्टूडेंट, बिकॉज मैं उस वक्त MA भी कर रहा था, तो एक वो स्टूडेंट लाइफ थी, तो मुझे थोड़ा सा वो तजस्सुस था कि मैडम में ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरों में नहीं है। सही। तो मैं मतलब छोटे जहन के साथ एक बच्चे के जहन से मैंने उसको देखा। मैडम को जब मैंने सुना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैडम तमाम सिंगर लफ्ज़ याद करते थे, वो लफ्ज़ बोलते थे और उनको लफ्ज़ों को सुर पे बिठाने की कोशिश करते थे और इसी में सारा गाना ख़त्म हो जाता। मैंने बहुत से सिंगर्स के साथ काम किया जो कि PTV पर आए। मैडम नूर जहाँ जी को मैंने जब देखा तो वो लफ्ज़ नहीं गाती थी, वो सुर गाती थी। वाह। सारे सिंगर रात कहते थे, वो रात नहीं कहती थी, वो कहती थी रात। वाह वाह। ते उस सुर के ऊपर आके लफ्ज़ खुद बैठ जाया करते थे। तो इसीलिए मैडम का जो एक गाना था ना वो बहुत ही डिफरेंट था। तो मैं सोचता था कि लफ्ज़, वो पहले लफ्ज़ को देखती थी, पढ़ती थी, फिर उनका एक्सेंट इतना अच्छा था कि ये जब हम कर रहे थे हम ना निखत हैं ना गुल हैं, तो उसमें ये लफ्ज़ जो था ये मेरे लिए नया था, मैंने पहली दफ़ा सुना था, लेकिन इसका जो प्रॉपर एक्सेंट आके मैडम जी ने निकाला और उसमें नून, गाफ, हे और ते ये सारे इतने क्लियर बोल रहे थे कि मैं बस हैरान हो गया कि मैडम जी। और एक और जो इस प्रोग्राम के अंदर हमने चीज़ देखी कि मैडम नूर जहाँ जी और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अल्लाह बख्शे, इन दोनों ने मिलके एक गाना किया। नुसरत खान साहब ने पहली दफ़ा गाना बनाया मैडम नूर जहाँ जी के लिए, चंगियाँ के मंदियाँ साहब तेरी बंदी। और वो गाना जो मैडम जी ने उनके लिए गाया और खान साहब ने जितनी आजिज़ी और जितनी मोहब्बत से उनके साथ काम किया, वो भी एक आर्ट का नमूना था कि मैडम जी ने उनको कहा कि आज पहली दफ़ा मैं आपका गाना गा रही हूँ तो आप मेरे म्यूजिशंस को खुश करें। तो खान साहब ने EMI के हॉल के अंदर तमाम म्यूजिशंस को एक एक चरगा और एक एक नान दिया और तमाम को खाना खिलाया और उनको पूरा तरीके से उनको शेयर किया। और मैडम ने मुझसे पूछा कि बेटा म्यूजिशंस खुश हैं? ये होता है एक प्रोफेशनल का कि म्यूजिशियन ने उसमें जो है वो ऐड करना है कुलचा ते नाल की सी सर चरगा आसानी तो है सर। कुलचा और चरगा जो है ये फार्मूला है। अच्छा गाना अगर अच्छा म्यूजिक लेना है म्यूजिशियन को कुलचा और चरगा। अच्छा नहीं भाई। और उसके वो उस वक्त खान साहब ने नई ली थी इंटरकूलर पजारो। हाँ। तो खान साहब ने मुझे कहा कि ये चाबी आप ले जाओ और जाके, मैंने कहा नहीं खान साहब मैं उस वक्त खुद बाइक पे था। तो फिर खान साहब ने अपने ड्राइवर को भेजा और वो खाना आया और सब ने खाया। और म्यूजिशियंस खाने के बाद, आपको पता है म्यूजिशियंस के खाने से पहले भी कुछ लवाजमात होते हैं, वो भी हो चुके थे। और उसके बाद खाना खाया तो उसके बाद बन गए। हाँ जी, उसके बाद वो सारे जो है वो मतलब बिल्कुल टुन हो गए। तो मैडम ने मुझसे पूछा कि क्या सिचुएशन है, तो मैंने कहा तो गाना कौन सा हुआ था? चंगियाँ के मंदियाँ साहब तेरी बंदियाँ। तो मैंने मैडम जी को बताया, अंदर जाके वो बैठे हुए थे अंदर रूम में मेरे बॉस के साथ। तो मैंने कहा जी मैडम जी वो पोजीशन सारे खुश हो गए। फिर वो मैडम आई और उन्होंने आके वो गाना गाया। और एक बात मैडम जी ने जो कही थी वो मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। जो बड़े लोगों की मुंह से निकली हुई बात जो होती है ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी बात होती है, इंपॉर्टेंट। और मेरे वाले साहब ये कहते थे कि बेटा सीनियर जब किसी जूनियर को कह देना तो कुछ नहीं कहा तो वो कुछ नहीं हो जाता। वाह वाह। और अगर सीनियर आम से बंदे को कह देना यार तू बहुत अच्छा है तो वो अच्छा हो जाता है। और सुन रहे हो? तो मैडम जी ने कहा कि आज मैंने ये गाना गाना है
तो नुसरत फ़तेह अली खान मौसीकार बन जाएंगे। वाह 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 वाह। और ये बात उन्होंने मेरे उस्ताद जी से कही, फ़ारूक साहब को, एंड मैं भी बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा था चौधरी साहब लिख लेना मेरी गल, अज मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक गाना गा रही हूँ, तो अज तो बाद नुसरत फ़तेह अली खान ने फड़िया नहीं जाना। वाह, एडा वड्डा बंदा बन जाएगा, इन्ना वड्डा मौसीकार हो जाएगा। और किस सन दी गल होगी अंदाजन? ये जी है 90s की, जब तरन्नुम प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था। अच्छा। EMI के अंदर ये बात हुई थी। और उनके अल्फाज और नुसरत खान जितनी उनकी इज़्ज़त करते थे, और जिस ताबेदारी के साथ और जिस मोहब्बत के साथ और जिस एहतराम के साथ उन्होंने उनसे काम लिया, और फिर आपके सामने है उनका कैरियर। और मैडम जी कहती थी कि फिर मैडम जी ने उनके साथ ड्यूट भी गाया, जिसको अमर शाह साहब ने अरेंज किया, तेरे बिना रोगी हुए, और एक वो था, एक और था वो, बिल्कुल वो भी म्यूज़िक आर्काइव का बड़ा म्यूज़िक आइटम है। ये मैं ये समझता हूँ कि ये मैडम का जो कॉन्फिडेंस था वो एक तो उनका जो इल्म और कसब था वो, और फिर वो एक प्रोसेस के तहत वो एक स्टार और सुपरस्टार फिर मेगा स्टार बनी थी। और उनको जो मान था वो जब कहती थी किसी भी आर्टिस्ट की, मैंने ये देखा कि मैडम नूर जहाँ जब तारीफ़ करती थी, फ़र्ज़ करें ताफ़ो साहब की तारीफ़ कर रही हैं या बख्शी साहब की, तो अंतरे में वो अपनी तारीफ़ करना शुरू हो जाती थी। कहती कि वो बड़े गुलाम अली खान ने मुझे वो सिक्का दिया और कहा कि ये एदी राती कोई नहीं जम्या पैदा, है ना? जी, तो मैं बाज़ औक़ात मुझे ये लगता है कि मैडम किस तरह से ये बात कह देती थी। इतना बड़ा आर्टिस्ट हो तो फिर ये बात अच्छी ही लगती है। सर मैं इसी पे एक बात मैडम जी की बात पे ही आता हूँ। मैडम जी ने मेरे वालिद साहब से कहा कि खान साहब कहते थे उनको, खान साहब सिंगर बहुत बड़ी चीज़ होता है। उन्होंने कहा नहीं मैडम जी, क्रिएटर मौसीकार होता है। वाह, हमने अच्छी मेलोडीज़ बनाई हैं, आपने गाई हैं, आपका नाम हो गया है। अच्छा, ये कहते थे बात आमने सामने? जी, बात सामने। यार बड़े ज़बरदस्त लोग थे। मैडम जी ने कहा कि नहीं खान साहब, मेरे गान नाल गाने बड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा मैडम जी नहीं, ये गलत बात है, मौसीकार जो हैं, हम हमारे सीनियर से भी अच्छा काम किया, आपको अच्छी मेलोडीज़ मिली हैं, आपकी अच्छी आवाज़ ने उसको सपोर्ट किया है, तो वो मेलोडीज़ हिट होती हैं। सही, आपने गाया तो वही ना जो मौसीकार ने बनाया। जी जी जी। अब इस पे बहस हो गई, बहस के बाद थोड़ी सी जो है ना वो क्लैश सा शुरू हुआ। मेरे वाले साहब ने कहा कि यार एक फिल्म थी अक्खड़, यूसुफ खान हीरो थे जी। मेरे वाले साहब ने कहा कि यार कोई कसूर च होर नहीं गाना ली गई क्या? मैडम तो बात कसूर च गाना लिया ख़त्म हो गया। वाह। तो सब ने कहा कि नहीं पाजी, मतलब की मतलब? उन्होंने कहा यार मैं किसी और को गवाना है, मैं मैडम को नहीं गवाना है। मैं मैडम नूं दसना चाहना कि मौसीकार दी मेलोडी हिट होंदी है, कोई भी गा सकता है। बहुत। अफशां को लाया गया, अफशां बेगम को कसूर से, अक्खड़ फिल्म के गाने गाए और तमाम के तमाम सुपर हिट जी। जान कट लिया बेईमाना जान वाली गल करके, जेड़े वेले दिल विचों भुले तेरा ना, बहुत सारे हिट हो गए। एक दिन मैडम जी आए तो गाड़ी लेके एंटर हुई बारिश स्टूडियो में, तो वाले साहब खड़े थे, तो मैडम ने रोक के गाड़ी तो देखा तो दोनों हंसना शुरू हो गए। तो अब असी जा रहे हैं तो अबू कहते हैं, मेरे बाहर निकल के कहती मैडम, कहती देख लो तुसी अपनी गल मनवा लीए। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम जी इस तरह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मौसीकार जो है वो इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, म्यूजिक डायरेक्टर होता है। ठीक। आपको बड़े बुरे गाने भी लोगों ने बना के दिए हैं जो कहीं भी नहीं हिट हुए। सही बात। तो बात यह है कि मौसीकार, और मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। एक गाना पता नहीं किसका है, वो लाके करे शेर नहीं है, वो मैडम जी ने गाया है। हाँ जी। और इस तरह के काफ़ी गाने, बहुत से गाने हैं जो बेमानी से। और एक दफ़ा मैं मौसीकार का नाम नहीं लेना, तो फुहारे पे मुझे ले गए, कह रहे तेरे आज सुनने वाला म्यूजिक बने हैं। तो अंदर मैं जाके, नहीं भाई वो मैं सारा गाना सुना, मैं जगह ही ढूंढता रहा, तो वो मैं जगह ही ढूंढता रहा कि कितने मैं दाद दें बहाना पा के। तो वो सारा गाना गुजर गया, कोई नहीं। तो ये बिल्कुल हिफ्ज़े मरातब कैप्टन ऑफ शिप म्यूज़िक में वही म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, और वो बख्शी वज़ीर होते हैं, वो सलील चौधरी होते हैं, वो नौशाद होते हैं, वो मास्टर अब्दुल्ला होते हैं, मास्टर नहसन होते हैं, मदन मोहन होते हैं, और भी होते हैं। और अच्छा, मेहदी हसन साहब और बख्शी वज़ीर साहब का जो बॉन्ड है, या क्या आप नमूना शेयर करेंगे? सर बहुत अच्छी दोस्ती थी। और एक गाना था, पंजाबी गाना था, मेहदी हसन साहब को बुलाया गया, तो कराची से वो आए, तो वो लेट हो गए,
तो अब जाहिर है वो ट्रैक एक ही ट्रैक होना था, म्यूजिशियन के साथ गाना था। तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि जी इसको अगर आप किसी की आवाज़ में भी डब कर लेना तो मेहंदी हसन साहब को मैं इस पर छाप लूँगा बाद में, तो ट्रैक पे। तो अब कोई जाहिर है वो कौन गाता उस गाने को, मेहंदी हसन साहब का गाना कोई गा ही नहीं सकता था। तो वो अब्बू ने खुद गा दिया। तो गा के जब मेहंदी हसन साहब आए तो उनको सुनाया, तो उन्होंने सुना तो कहते हैं यार वज़ीर भाई ये तो ठीक है, इसको क्या करना है। तो हमने तो बहुत अच्छा गाया। तो उन्होंने कहा नहीं खान साहब आपके लिए बनाया। तो वो उनकी वो दोस्ती को और बड़ा अच्छा लगा। वो खान साहब हमेशा कहते हैं अरे आप तो खुद खान साहब हैं यार आप लोग। तो वो ये गाना एक उनका था जिसके मेहंदी साहब ने, फिर उन्होंने बड़े तजर्बे किए गुलाम अली साहब से, सोनिया वे मुख तेरा सजरी सवेरे, फिर एक ड्यूट लिया। ये तो दोनों ने गाया, अफशन जी ने भी गाया और गुलाम अली साहब ने फिल्म के लिए गाया ना, शराबी फिल्म के लिए जी। और फिर गुलाम अली साहब का एक ड्यूट किया, भट्टी साहब की फिल्म थी, फड़ियाँ तो मामा मैं शुक्र मनावा दिनार सोनिए। तो दो ही गाने गुलाम अली साहब, क्यों गुलाम अली साहब का और मेरे वाले साहब की बॉन्डिंग जो है वो बचपन की है। ये एक ही घर में, जो मेरे दादा छोटे आशिक अली साहब का घर था वो आज भी मौजूद है वहाँ पे, मल्ला सम्या, एक दफ़ा आपने लिखा भी था उसके ऊपर मल्ला सम्या के पास। जी जी। तो वो जो घर है वो उस घर के नीचे 4 कमरे, और उन 4 कमरों, वो बहुत हिस्टोरिकल घर है, 4 कमरे 1 बाथरूम। उन 4 कमरों में एक कमरे में गुलाम अली साहब के पेरेंट्स, एक कमरे में शौकत अली साहब की मदर और उनके बच्चे, एक में अलबेला साहब के पेरेंट्स, ये लोग वहाँ रहते थे। वाह। और शौकत अली साहब और गुलाम अली साहब का वही सारा टाइम था जिसमें वो मतलब इन्होंने स्ट्रगल का दौर किया और ये वहीं रहते थे। वो शौकत अली साहब ने बताया कि कई दफ़ा गुलाम अली साहब नहा रहे होते तो अंदर रियाज शुरू कर देते थे। तो मैं कहता हूँ यार आजा, मैं जाना है रेडियो पहुँचना। तो ये भी इनकी सिलसिला चालू। और दादा का प्यार इतना था गुलाम अली साहब से कि गुलाम अली साहब की और मेरे वालिद साहब की, उन्होंने अपने बेटे की और गुलाम अली साहब को भी चूँकि बेटों की तरह प्यार करते तो एक दिन शादी की थी। वाह वाह वाह। और मेरे जो ननिहाल वाले थे वो बारूदाना यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली के पास, तो वहाँ से गुलाम अली साहब की बारात आई थी मोहल्ला सम्या में, और मेरे वालिद साहब की मोहल्ला सम्या से निकल के वहाँ गई थी। और रास्ते में दूल्हा, दोनों दूल्हे अरोही अमरोही, और दोनों दूल्हों की आपस में फिर जब घोड़ियाँ अपने सामने आई तो फिर उतर के बाजार में वो होता था, दोनों दूल्हे गले मिले, बगलगीर हुए, फिर अपनी अपनी घोड़ी पे बैठ कर चले गए। तो ये गुलाम अली साहब, उनको जब तक मेरे वालिद साहब जिंदा रहे हैं तो उस्ताद कहते थे, मतलब प्यार से ऐसे बुलाते, उस्ताद की हाल है। तो इस तरह इनकी आपस में दोस्ती है। पटियाला से ताल्लुक़ तो नहीं है, हम तो प्रॉपर लाहौर के रहने वाले हैं। ठीक, हमारी 7 नस्लें जो हैं वो लाहौर से हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 7 के नाम भी आते हैं। अरे वाह वाह वाह। माय नेम इज़ नईम वज़ीर, सन ऑफ वज़ीर हुसैन, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद, सन ऑफ अली बख्श, सन ऑफ नबी बख्श, सन ऑफ मीरा बख्श। वाह वाह वाह। तो ज़बरदस्त। ये सब लोग लाहौर में ही पैदा हुए, लाहौर में जमे। तो पटियाला से चूँकि हमारे दादा छोटे आशिक अली ख़ान वहाँ पैदा हुए हैं पटियाला के घराने में, तो छोटे आशिक अली हमारे दादा थे। तो वो उन्होंने उनसे ये ख़िताब उनको मिला क्योंकि वो उनको गाते थे, उन्हीं से सीखा और वो सारा मामला था। तो ये है कि हमारा उनसे जो बॉन्डिंग रही है वो बहुत ज़्यादा रही है। पटियाला घराना से हमारा बिल्कुल फैमिली रिलेशन है। आज भी मैं उनके बच्चों के लिए गाने लिखता हूँ, जैसे सलमान अमजद अमानत अली हैं, मैंने शफ़क़त अमानत अली के बेटे के लिए लिखा है, और शफ़क़त साहब को मैंने एक फ़िल्म में अपने गवाया है। तो इस तरह हमारी उनके साथ एक बॉन्डिंग है। जैसे ये गाना है आपके सामने, जब मैनू तेरे जैसा सोना और लबदाना, तो ये गाना भी उस्ताद हामिद अली खान साहब का बहुत बड़ा गाना है। और इस गाने की जो कंपोजिशन है वो भी मेरे वालिद साहब ने की है। वाह वाह वाह, ये बड़ी अहम बात जी। ये बिल्कुल ये और ये गाना उनको दे दिया गया बड़े प्यार से, बेटों की तरह, भाइयों की तरह उनको ये गिफ्ट किया गया। ये वज़ीर साहब मेरी तस्हीह कीजिएगा कि जब असद अमानत अली खान साहब और हामिद खान साहब जब अलहदा हुए हैं तो हामिद खान साहब जो है वो वज़ीर साहब के पास गए। मैं क्योंकि मेरा बड़ा बैठना उठना है पटियाला में भी और दूसरे जो सारे घराने में, मुझे किसी ने बताया है कि वज़ीर साहब ने जब ये गाना बैठ के बनाया है, उन्होंने कहा कि हामिद ए गाना तेरा साथ देगा, इन्ना तेन कमा के देगा, तेरे बच्चे भी उन्ना कमा के नहीं देंगे। जी जी। तस्हीह तरदीद कर दो या तस्हीह करो। बिल्कुल ऐसी बात है जी। हमारे घर में आए थे क्योंकि अहमद अली खान हमारे भाइयों की तरह, और उनकी जो मिसेस थी अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, हमारी बड़ी बहन हमारी भाभी थी। और मेरे वालिद साहब का बहुत प्यार था इन दोनों से। असद भाई से बहुत प्यार था। असद भाई तो ऐसे रौनकी बंदे, क्या बात है
कि मुलाकात में जो है ना 150 लतीफ़ा नया सुनाते थे। सर असद मेरे ये एजाज़ है कि असद अमानत अली साहब, मेरे वालिद साहब, मैं और मेरा छोटा भाई बॉबी, हम गर्मियों की छुट्टियों में वॉक करने इकट्ठे जाया करते थे सुबह, और फिर उसके बाद चाटी दी लस्सी, कुलचा ते उत्ते मक्खन दा पेड़ा खाना, और निक्कियां निक्कियां पीढ़ियां ते बैठ के उत्थे जूरी बाग दे बाहर। नहीं भाई, एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि मेरी शादी हुई नथिया गली मरीता की जा सकते थे हनीमून, वो गए तो वहाँ असद भाई, असद अमानत अली खान साहब मिल गए। क्या बात। तो अब नई मेरी शादी हुई थी, कोई तीसरा चौथा पांचवा दिन था कि जब हम हनीमून पे थे, तो खान साहब मुझे असद साहब मिले हैं दोपहर में। तो मैंने बीवी को कहा, नवी नवेली दुल्हन, मैंने कहा जी मैं ये साथ, तो इत्तेफाक से होटल, जिस होटल में ठहरे, ये मेरा कमरा था, ये असद भाई का कमरा था, तो वो म्यूजिक कॉन्सर्ट था। तो 1 घंटा 2 घंटे 6 घंटे 10 घंटे बाद जो है ना, वो मेरी बीवी ने ना वो दीवार खड़काई, तो असद भाई कह रहे हैं मेरा ख्याल है भाभी जी ने, तो मैं ऐसे बाहर निकलिया, तो मेरी बीवी ने कहा ताड़ा ब्याह मेरे नाल होया कि खान साहब नाल होया। तो असद भाई में ये ग्रेविटी थी कि लोग जो है, मैं दूल्हा, मैं भूल गया अपने ब्याह नू, अपनी बीवी नू, है जी, कि असद भाई ऐसा जादू था। वो कहते हैं ना कि इंसान और शख्सियत, ये दोनों चीज़ों का वो जो है ना एक मिलाप थे, एक कॉम्बो थे, और असद भाई इखलाक में, पर्सनालिटी में और अपने फ़न में वो कहीं भी कम नहीं थे। वो सुभान एक हीरो उम्र में तो वो मेगा स्टार हो गए। एग्जैक्टली। क्या क्या उन्होंने गाना गाया। और हमारा इतना प्यार था कि वो जब कभी अर्ली मॉर्निंग जाना होता था सहरी के टाइम पे, तो वो हमारे घर आते थे और अब्बू को जगा रहे होते थे, पाजी उठ जाओ, पाजी चलिए, मतलब इतना प्यार था उनका हमारे साथ। तो वो बहुत हमारे दिल में बसते हैं असद भाई, और क्या खूबसूरत इंसान थे, और गाना उनका और गाते हुए क्या लगते थे, वो क्या बात है। उनका एक लंबा चौड़ा स्कोर है, वो किसी और व्लॉग में असद अमानत अली साहब पे बात करेंगे। इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग। थैंक यू।